हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस एग्जाम की आप टीचिंग लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अब BSTC जो चल रही है 2023 प्री, जिनके एग्ज़ाम होने हैं 28 अगस्त को, उनके लिए तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 50 नंबर का अलग से उनका ये जो है टॉपिक बना रखा है शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड का, और 50 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर का ये उनका टॉपिक रहेगा। तो BSTC आड़ो कि क्लासा लगाना रहे रेगुलर देख लियो, सारी क्लासें एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। फिर मत कहना कि हमने वो क्लास नहीं लगाई। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सारों को भी फायदा हो सके। तो अब हम शुरू कर लेते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्यों हमें शिक्षा ग्रहण क्यों करनी चाहिए? क्योंकि व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। देखो, विद्वान भी बनाती है, अर्थोपार्जन योग्य की भी बनाती है। वैसे तो ये सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पूछा है क्योंकि में हम देखते हैं कि विद्वान और अर्थोपार्जन ये दोनों जब शामिल होंगी तो बच्चा क्या होगा, स्वावलंबी बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर है, 4 ऑप्शन भी सही है, डी भी लगा सकता है, लेकिन इन तीनों को मिलाकर ये स्वावलंबी वाला ऑप्शन इसमें राइट होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है यानी कि बच्चों में उस जिज्ञासा को तोड़ मरोड़ कर उसके और कैसे किस तरह से सवाल बन सकते हैं उनको खोजने के लिए आमंत्रित करता है। तो वो है कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यानी कि बच्चे को एक खोजी प्रकार से बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा जिज्ञासु बनाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों को विभिन्न तरीकों से इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं, यह तरीका हम देते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, गंभीर रूप से सोचते हैं। देखो इसके में क्या आपका इसका उत्तर जान सकते हैं, सही जवाब क्या है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, ठीक ठाक है। लेकिन इसमें जो सबसे राइट रहता है गंभीर रूप से सोचने के लिए, खोजी बनाने के लिए, उनको जो है खोजकर्ता बनाने के लिए, वो ये सही रहता है कि इस जो सवाल है उसको हम विभिन्न तरीकों से कैसे हल कर सकते हैं। तो राइट आंसर नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3 का, जिसमें ये पूछा गया कि बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। क्यों बुनियादी शिक्षा का आधार जो है मनोवैज्ञानिक है? क्योंकि इसमें यह होता है कि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। बुनियादी शिक्षा जैसे कि हम कह सकते हैं जो महात्मा गांधी जी ने भी शिक्षा दी थी, जो बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रचलित है, जिसमें क्या होता है बच्चों को हस्त कौशल के बारे में बताया जाता है। तो इसमें ये देखो पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है, क्योंकि बच्चा जितना खुद अपने हाथों से करके सीखेगा उससे जो प्रभावी अनुभव है वो बच्चे को कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो आधुनिक शिक्षा का आधार भी क्या है कि बच्चों को प्रधानता दी जाए और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। राइट आंसर नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है। अध्यापक का वास्तविक कार्य इसमें से पूछा गया कौन सा? पढ़ने में मन लगाना, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना और परीक्षा पास करने की योग्य बनाना। तो यहाँ पे अध्यापक का जो वास्तविक कार्य होता है वो है छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो होते हैं वो सारे पढ़ने जरूरी होते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं हम बिल्कुल ही कट कर सकते हैं, 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि मैच होते से लगते हैं। तो अगर उनको हम 1 या 2 बार 4 ऑप्शंस को पढ़ लेंगे तो अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। और सगा अगर इनमें कोई जानकारी है तो मैं विद एक्सप्लेनेशन थाने समझा ला रही हूँ। उम्मीद है कि थाने बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने भी लग रही है। तो अध्यापक का वास्तविक कार्य होता है बच्चों की जो प्रतिभा है उसका सर्वोन्मुखी विकास करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट है अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। अभिभावक मुलाकात यानी कि जो होती है पेरेंट मीटिंग, वो किस क्लास में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है? प्राइमरी, माध्यमिक, सेकेंडरी या कॉलेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अभिभावक जो मीटिंग होती है वो ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि शिक्षक जो है अपने छात्रों की रिपोर्ट जो है अभिभावकों को देता है और अभिभावकों को भी इस बात का ज्ञान रहता है कि हमारे बच्चे जो है किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट है कि छात्रों को गृह कार्य दिया जाए, वह गृह कार्य जो छात्रों को दिया जा रहा है वो किस आधार पर होना चाहिए? तो यहाँ पे हम बताएंगे कि जो पढ़ाए गए पाठ है उस पर आधारित होना चाहिए, जबकि क्लास में जो बच्चों को समझाया है उसी आधार पर अगर बच्चों को गृह कार्य देंगे तो वो उस समझी हुई बात को भी बिल्कुल वैसे ही रिपीट कर सकेंगे और वापस उसे अपनी भाषा में भी उसे अच्छे से लिख सकेंगे, ताकि उनका जो ग्रहण किया गया ज्ञान है वो ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो राइट आंसर है नंबर ए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बच्चे
को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको छोड़कर बच्चे सभी स्थितियों में लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, यानी कि ज्ञान ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्यूशन। ट्यूशन में ये नहीं होता है, मीडिया में, समाजीकरण में और संस्कृति में ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। ट्यूशन में ये नहीं होता है, तो राइट आंसर है नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शिक्षक जो एक राष्ट्र का निर्माता है, एक प्रभावी शिक्षक जो होता है, प्रभावी अपने से छात्रों को पढ़ाकर प्रभावी नागरिकों का विकास करता है, जो एक राष्ट्र के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि केवल एक आदर्श वाक्य है, कि तो सीधा आदर्श वाक्य छोड़ दो, इन भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चल पाती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और नेक्स्ट में डी कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बिल्कुल ही वास्तविकता है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आज का जो छात्र है वो ही प्रभावी रूप में आगे जाकर समाज का नागरिक बनेगा। अगर आज के शिशु के चरित्र उत्तम है तो वो आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में भी अपनी प्रभावी भूमिका निभाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? शिक्षण की विधियां संवाद विधियां, जिसमें बच्चे और शिक्षक संवाद करते हैं, या फिर छात्र और छात्र संवाद करते हैं, जिससे उस बातों पर सवाल बना कर वो अपने कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करते हैं। दूसरी है श्रव्य और दृश्य विधि, जिसमें बच्चे देखकर और सुनकर ज्ञान ग्रहण करते हैं, जैसे कि टीवी हो गया और प्रोजेक्टर हो गया। इन सारों में क्या है, देख कर और सुनकर ज्ञान ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट में प्रोजेक्ट विधि, जो कि किलपैट्रिक ने दी थी, इसमें बच्चों को जो है खोजी बनाया जाता है, यानी कि ये बच्चों में इस तरह की भावना पैदा करता है कि बच्चे खुद अपने हाथ से कार्य करके उस चीज़ के बारे में खुद कार्य करके खोजे, ताकि उनमें जो है खोजी भावना उत्पन्न हो और वो जो है एक जो है आदर्श व्यक्तित्व के रूप में उभरे, ताकि वो जो है आने वाली हर समस्या का समाधान खोज सके। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक विधि। ये जो है वो यहाँ पे कमजोर है, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक विधि है इसको तू पढ़ विधि के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लेना, तू पढ़ विधि, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप अभी गाँव स्कूलों में भी यही देखियो कि मास्टर जी आगे बैठे रहता और एक स्टूडेंट ने खड़े कर देता कि चल तू पढ़, फिर बने एक पैर पढ़ लेकर चल बैठ जा आगे तू पढ़। तो इस तरह से यानी कि जो क्या होता है, पाठ्य पुस्तक विधि में सिर्फ पढ़ना होता है, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं होती, क्योंकि छात्र ही पढ़ते हैं, एक एक पैरा खड़ा होकर पढ़ते रहते हैं। तो ये जो है सबसे कमज़ोर विधि मानी जाती है, क्योंकि इनमें जो है अलग से उदाहरण वगैरह समझाने के लिए नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। प्रधानाचार्य होने के नाते आप जो है अपने अध्यापकों से क्या आशा करोगे? तो हम करेंगे कि समर्पण और निष्ठा की भावना होनी चाहिए, छात्र में आज्ञा पालन की भावना होनी चाहिए, और छात्रों की योग्यता उत्तम हो और ज्ञान जो ग्रहण करने की क्षमता भी उत्तम हो। तो यहाँ पे ये डी जो आंसर है इसका सही रहता है। नेक्स्ट है कि यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे? मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, तैयार हो जाएंगे, फिर कुछ देर को समय मांगा, भाई थोड़ा टाइम तो दो, मैं कोई लेक्चर तैयार तो कर लूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे। आपको कभी भी भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप उसमें सहर्ष तैयार हो जाओगे। नेक्स्ट है कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है हमें विद्वान अर्थोपार्जन के साथ साथ स्वावलंबी बनाती है। विद्वान और अर्थोपार्जन के गुण होंगे तो हम स्वावलंबी बन ही जाएंगे। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, हाँ ये हो गया ना, शिक्षा ग्रहण क्यों करनी चाहिए, स्वावलंबी बनाने के लिए। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? अगर स्कूल के शिक्षक जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो बिंगो परिणाम क्या होगा? शिक्षण समय में कमी हो जाएगी, ठीक है, तो होगी। छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाएगा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होगी, ठीक है। प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के मध्य संबंध खराब हो जाएगा। प्रधानाध्यापक अध्यापक अठ बात ही कौन, क्योंकि सिर्फ शिक्षकों के बीच में बात खेलना रहे। तो यहाँ पे हम देखें कि छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाएगा। देखो बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, और बच्चों के जो चरित्र होता है, मन होता है, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके शिक्षकों का पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों का भी व्यवहार बिगड़ने की संभावना पूरी रहती है। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में किस तरह की सोच विकसित करना है? तो यहाँ पे हम देखते हैं सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिए गया दंड ऐसा होना चाहिए कि अगर कक्षा में कोई छात्र अनुशासन भंग कर रहा है तो बिन किन प्रकार को दंड दिया जाना, ताकि एक उदाहरण बन जाए। तो हम यहाँ पे देखें, भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, ऐसा भय होना चाहिए कि कोई छात्र अनुशासन भंग न करे। नेक्स्ट कह रहा है कि वे छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, इतो तकड़ो दंड दिया, यानी कि बिन इतो तकड़ो शारीरिक दंड दियो कि वो आगे भी याद करके भी बिन कांप जाए। तो नेक्स्ट कह रहा है कि दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, इसो दंड देना चाहिए कि वो एक क्रम में सुधर जाए। नेक्स्ट है कि स्कूल भर में उसकी चर्चा हो, कि भाई पूरे स्कूल में चर्चा हो जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बच्चों को दंड है वो मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसे मान लो जो दंड है अभी पीट के दंड दो, नहीं। बच्चे को दंड इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, मान लो बच्चे को समझा दो, आप सारे छात्रों के सामने समझा दो, या फिर उसे अलग से समझा दो, या फिर उसका कारण क्या वो जान के बच्चों को बिल्कुल जो है सहज भाव से बच्चों को समझा दो। तो इस प्रकार से बच्चों को दंड दिया जाए, यानी कि उनको कह सकते हैं शाब्दिक दंड भी बच्चों को दे सकते हैं, ताकि बच्चे को जो है अपने आप को सुधार ले। बच्चों पर जो है शिक्षक के व्यवहार का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और शिक्षक के लिए सबसे बेटर ये चीज़ रहती है कि बच्चों को मारने पीटने की बजाय बच्चों को शाब्दिक रूप से बिल्कुल सहज स्वभाव से वो बातें समझा दी जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर है कि छात्र जो है खुद को सुधार ले। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिक्षण का कार्य है। शिक्षण का कार्य क्या है कि हर व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। हर व्यक्ति के वश का नहीं है, ठीक है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से शिक्षक शिक्षण कार्य नहीं कर पाते हैं। हर व्यक्ति कर सकता है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता है। नेक्स्ट है कि पढ़ा लिखे व्यक्ति पढ़ा सकता नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बाद भी बहुत सारे पढ़े लिखे रटू तोते भी होते हैं, तो वो क्या है अपने जो शब्द होते हैं उनको भी बयान नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं शिक्षण का जो कार्य होता है वो हर किसी के वश का नहीं होता है। यह सिर्फ समझने के लिए, भाई कोई दिमाग में ना लियो, माइंड पर ना लियो कि किया कहना रहे। तो देखो शिक्षण का कार्य BM भाटिया नाम के जो है शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें एक विद्वान है जिन्होंने ये कहा है कि शिक्षण का जो कार्य है वो हर किसी व्यक्ति के चाय के प्याले की तरह नहीं है। शिक्षण तो एक कला और विज्ञान है। यानी कि उनका कहना है कि हर कोई भी चागो प्यालो उठा के चाय पीने लग जाए तो हर के लिए आसान को नहीं पढ़ानो भी, क्योंकि आ तो एक कला है और एक विज्ञान है। जब तक शिक्षक के हाथ में आ कला ना होगी तो वो अच्छा तरीका आपका विद्यार्थी ने कौन नहीं पढ़ा सकेगा। तो यहाँ पे क्या है कि शिक्षण का जो कार्य है ना वो हर किसी के बस का नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक टीचर को खाली समय में क्या करना चाहिए कि ट्यूशन करा दें, या फिर मौज मस्ती करें, या फिर स्व अध्ययन करें और कई काम में पत्नीवाद बंटावे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। देखो जो सीखने की प्रक्रिया वो जीवन पर्यंत चलती रहती है और मानव स्वभाव है कि उसे हमेशा सीखना चाहिए। तो एक अध्यापक है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सर्वगुण संपन्न हो। अध्यापक को भी जो है सीखने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। हर दिन नई नई जो है न्यूज़ है, हर दिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई जो यानी कि ज्ञान की बातें आ रही है। जियोग्राफी में देख लो, हिस्ट्री में भी बहुत सारी बातें हैं जिनको ज्ञान लेना जरूरी है। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा भी ये जो है पहला ही हम कर्तव्य कह सकते हैं कि खाली समय का दुरुपयोग ना करके हम उसे सदुपयोग करें, ठीक है ना। तो थे भी यही करिए शिक्षक होने का नाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षा स्कूलों में क्यों आवश्यक है कि भी छात्रों में पर्यावरण चेतना होती है। पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बना सकते हैं, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो ये सारे तो नहीं हो सकते। यहाँ पे हम देखते हैं कि छात्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत होगी। तो यही पर्यावरण शिक्षा का यहाँ पे उद्देश्य रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यथार्थ जीवन उदाहरण देने चाहिए, छात्रों से भरपूर चर्चा होनी चाहिए, शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यथार्थ जीवन के उदाहरण होंगे ना तो छात्रों को क्या है एक जो जुड़ाव होता है, विशेष जुड़ाव, वो कक्षा में बने रहेगा, बांगा ध्यान को नहीं भटकेगा। दूसरे की छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देवें। पीयर टू पीयर छात्र और छात्रों के आपस में भी चर्चा होनी चाहिए कोई टॉपिक पर, और छात्र और अध्यापकों के बीच में भी कोई टॉपिक पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। और नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षण सामग्री चाहे वो दृश्य हो, श्रव्य हो या फिर दृश्य श्रव्य दोनों ही माध्यम हो, अगर जितनी भी अच्छी तरीकों से शिक्षण सामग्री बैठा प्रस्तुत होगी तो उदाहरण के तौर पर, वास्तविक उदाहरण के तौर पर शिक्षक जो क्या बान अच्छी तरीकों से समझा सकेगा। तो यहाँ पे ये जो है तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, तभी क्या है छात्रों की रुचि बनी रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस विधि से
छात्र सबसे अधिक और अच्छे तरीके से सीखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि देख कर, स्वयं करके, सुनकर और पढ़कर। सुनकर, पढ़कर और देखकर छात्र सीख तो सकेंगे, लेकिन उतना जो स्थायी और प्रभावी ज्ञान जो है वो उनके मस्तिष्क में नहीं होगा। तो सबसे अच्छे तरीके से हम देखेंगे तो वो है स्वयं करके, ठीक है ना। तो बच्चे जब तक स्वयं खुद हाथों से कार्य करके नहीं सीखेंगे तो वो क्या है, उनका जो ज्ञान है स्थायी नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम प्रोजेक्ट मेथड देखते हैं किलपट्टी के द्वारा दी गई, उसमें भी ये बताया गया कि बच्चा ने स्वयं खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। जितना बच्चा खुद अपने हाथ से कार्य करेगा, जैसे कि बेसिक शिक्षा प्रणाली गांधी जी की, जिसमें हस्त कौशल दिया जाता है, चरखा काटना हो गया और बागवानी लगाना हो गया, तो इन सारी क्रियाओं से हम देखते हैं कि बच्चा स्वयं करके जितना ज्ञान ग्रहण करेगा उतना वो बाहरी तरीके से नहीं ग्रहण कर पाएगा और उसका ज्ञान भी क्या है, स्थायी हो जाएगा। तो नेक्स्ट में देखते हैं। बस आज की क्लास के ये थे 20 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उम्मीद है कि थाना क्लास बहुत अच्छी लगी है और थाना अच्छे तरीके से समझ भी आई है। तो आप क्या करना है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब ना करे तो सब्सक्राइब कर लियो और लाइक ज़रूर कर दिए और कमेंट करके ज़रूर बताने कि आपको ये क्लास कैसे लगी है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।